हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखेंगे इसका टाइटल। तो इसका टाइटल है फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। ठीक है, इसका मतलब है दूध के संदर्भ के बारे में सूक्ष्म जीव विज्ञान, उसके बाद दूध का भौतिक एवं रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क। तो देखिए इसमें कुछ हेडिंग नहीं है, ठीक है। लोग विस्तार से समझते चले जाएंगे कि दूध के विशेष संदर्भ में खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान की क्या भूमिका है। तो खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जान लीजिए। तो खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो भोजन में निवास करते हैं, भोजन को बनाने में मदद करते हैं, उसे दूषित करते हैं। ठीक है, खाद्य सूक्ष्म विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीव भोजन में निवास करते हैं, भोजन को बनाने में मदद करते हैं, भोजन को दूषित करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फफूंद और अन्य कवक शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीवों में वायरस, ईस्ट, फफूंद और अन्य कवक शामिल होते हैं और भोजन में उनकी उपस्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, ये जो वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट, फफूंद और अन्य कवक हैं, इनका कुछ फायदा भी हो सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है हमारे भोजन में। तो भोजन में सूक्ष्म जीवों के सकारात्मक प्रभाव में दही, पनीर और खट्टी रोटी जैसे खाद्य उत्पादों का किण्वन शामिल होता है। ठीक है, जिसे जो सकारात्मक सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रभाव दही में होता है। दही में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं सब लाभदायक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। पनीर में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, लाभदायक होते हैं। खट्टी रोटी और खाद्य उत्पादों का किण्वन शामिल होता है जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो स्वाद को, बनावट और पोषण मूल्य में सुधार करते हैं। दूसरी ओर भोजन में सूक्ष्म जीवों के नकारात्मक प्रभावों में भोजन का खराब होना शामिल होता है, जिसमें खाद्य जनित बीमारी और खाद्य विषाक्तता शामिल होता है। जैसे हमारा जो खाना होता है वह खराब हो जाता है। ठीक है, इन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारा जो भोजन है वह स्वादिष्ट बनता है, स्वाद बनता है और पोषण मूल्य सुधार करता है, पोषण मूल्य को बढ़ाता है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को खराब करता है, भोजन के अंदर बीमारी को पैदा करता है, विषाक्तता को शामिल करता है। तो इतना समझ गए होंगे सूक्ष्म जीव क्या आता है, सूक्ष्म जीव का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इसमें मैंने ज्यादा हेडिंग नहीं डाला है, ठीक है, डायरेक्ट आपको विस्तार से बताते चलेंगे। तो खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान खाद्य सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान खाद्य सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विकास को पहचानने और रोकने में मदद करता है। ठीक है, जो खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, यह फूड साइंस, फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसको पहले से पता हो जाता है कि भोजन के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन है और लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन है। उसको पहचानने में मदद करता है और रोकने में भी मदद करता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन, पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन बोलते हैं जिसे, जैसे तकनीकों का यूज करके और डिब्बाबंदी, सुखाने और फ्रीजिंग जैसे खाद्य संरक्षण विधियों को यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग मिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिल्क में यही होता है, उसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, पाश्चराइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसे पैक किया जाता है, डिब्बाबंदी किया जाता है और सुखाया जाता है या फ्रीजिंग जैसे खाद्य संरक्षण विधि का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, दूध के मामले में खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, दूध के मामले में मतलब मिल्क, तो दूध के मामले में खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान उसकी उच्च पोषक तत्व सामग्री और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ संदूषण की संभावना के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए कच्चा दूध यदि ठीक से पाश्चराइजेशन नहीं किया गया, पाश्चरीकृत नहीं किया गया है, तो यह खाद्य जनित बीमारी का स्रोत हो सकता है और इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हो सकते हैं। दूध एक पोषक तत्व से भरपूर तरल पदार्थ है। दूध जो है पोषक तत्व से भरपूर एक तरल पदार्थ है जो स्तनधारियों द्वारा निर्मित होता है। दूध एक पोषक तत्व से भरपूर तरल पदार्थ है जो स्तनधारियों द्वारा निर्मित होता है और यह सूक्ष्म जीवों के लिए एक उत्कृष्ट विकास माध्यम के रूप में कार्य करता है। दूध एक जटिल खाद्य मैट्रिक्स है जो लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के विभिन्न सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा मेरा कहने का मतलब। हम लोगों ने पहले जाना कि जो फूड माइक्रोबायोलॉजी होता है, इसका मतलब है कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो हमारी भोजन को बनाने और बिगाड़ने में मदद करते हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ नकारात्मक जीव होते हैं। सकारात्मक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे भोजन के स्वाद और उसके पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। नकारात्मक या
हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे भोजन को बिगाड़ने में, भोजन को दूषित करने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं यह क्या करते हैं, हमारे भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। दूध में पोषक मूल्य, हम लोग यदि दूध की बात करें, दूध में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दूध में ऐसा वातावरण पाया जाता है जो हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के सूक्ष्मजीवों को पैदा कर सकता है। ठीक है, तो दूध एक पोषक तत्व से भरपूर तरल पदार्थ होता है जो स्तनधारियों द्वारा निर्मित होता है। दूध जो होता है स्तनधारी द्वारा निर्मित होता है, सभी को पता है। और यह सूक्ष्मजीवों के लिए एक उत्कृष्ट विकास माध्यम के रूप में कार्य करता है। विकास माध्यम का मतलब एक उचित वातावरण तैयार करता है। दूध एक जटिल खाद्य मैट्रिक्स है जो लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के विभिन्न सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण, आदर्श वातावरण तैयार करता है। ठीक है, दूध में आमतौर पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद शामिल होता है। दूध में आमतौर पर सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद शामिल होता है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव दूध में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जबकि अन्य इसे संभालने और प्रसंस्करण के दौरान दूषित कर सकते हैं। ठीक है, दूध की सूक्ष्मजीव विज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूध का जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दूध को शिशुओं द्वारा कच्चा खाया जाता है और कई खाद्य उत्पादों में एक घटक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो आप लोग समझते चलिएगा, देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, थ्योरी जैसा है तो थ्योरी जैसे मैं आप लोग बताते चला जाऊंगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, पनीर और छाछ जैसी किण्वित दूधों के उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड आप लोग जानते होंगे, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो बैक्टीरिया होती हैं यह लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे दही को बनाने में, छाछ को बनाने में, पनीर को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीवों का यूज दही, पनीर और छाछ जैसे किण्वित दूध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। ये बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को किण्वित करके लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यह क्या करते हैं, दूध में लैक्टोज को किण्वित करके लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं जो पीएच को कम करके और खराब होने वाले और रोगजनक सूक्ष्मजीवों के विकास को रोककर उत्पाद को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका मतलब यह कि लाभकारी बैक्टीरिया है। अगला है, हालांकि साल्मोनेला, लिस्टेरिया और एस्चेरिचिया, ये देखिए याद रखिएगा, साल्मोनेला, लिस्टेरिया और एस्चेरिचिया कोली जैसे रोगजनक सूक्ष्मजीव भी दूध में विकसित हो सकते हैं और खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकते हैं। यह जो भी सूक्ष्मजीव हैं यह क्या करते हैं, हमारे दूध में खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव दूध दुहने के समय, संभालने और प्रसंस्करण के दौरान दूध को दूषित कर सकते हैं और अपर्याप्त प्रशीतन या पास्चराइजेशन जैसी कुछ स्थितियों के तहत जीवित रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, साल्मोनेला, लिस्टेरिया और एस्चेरिचिया। दूध और दूध उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कच्चे दूध और तैयार उत्पादों पर विभिन्न सूक्ष्मजीव विज्ञानी परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षणों में कुल जीवाणु गणना किया जाता है, कोलीफॉर्म गणना और दैहिक कोशिका गणना, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, यह स्पीसी जिसे बोला जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एक सामान्य परीक्षण होता है जो दूध के नमूने में बैक्टीरिया की कुल संख्या को मापता है। कोलीफॉर्म गिनती का उपयोग मल संदूषक के रूप में किया जाता है, जबकि दैहिकी कोशिका गिनती डेयरी पशुओं द्वारा उत्पादित दूध की गुणवत्ता को इंगित करती है। संक्षेप में यदि कहें तो दूध एक जटिल खाद्य मैट्रिक्स है जो फायदेमंद और हानिकारक दोनों तरह के सूक्ष्मजीवी संदूषण के प्रति संवेदनशील है। दूध और दूध उत्पादक सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूध की सूक्ष्मजीव विज्ञान को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यही था फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क। ठीक है, स्पेशली मिल्क के लिए हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने बहुत कुछ जाना मिल्क के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों ने जाना कि मिल्क जो होता है, दूध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, दूध में ऐसा वातावरण होता है जिसमें लाभकारक और हानिकारक दोनों प्रकार के सूक्ष्मजीव जो है वह उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, उन्हें पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं, और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं। हमने देखा कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में क्या करते हैं, विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क आप लोग समझ गए होंगे। इसका बाद इसमें दूसरा पॉइंट था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध का भौतिक रासायनिक गुण, चलिए उसको देख लेते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, तो दूध एक जटिल तरल पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के भौतिक रासायनिक गुण होते हैं
जो इसे विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। दूध के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक गुण हैं, जिसमें पहला है पीएच। पीएच, दूध का पीएच लगभग 6.7 होता है, जो थोड़ा अम्लीय है। दूध का पीएच लैक्टिक एसिड जैसे कुछ यौगिकों की उपस्थिति से प्रभावित होता है, जो किण्वन के दौरान बैक्टीरिया उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पीएच के बारे में भौतिक रासायनिक गुण पढ़ा कि जो पीएच होता है दूध का वह 6.7 होता है, जो थोड़ा सा अम्लीय है। दूध का पीएच लैक्टिक एसिड जैसे कुछ यौगिकों की उपस्थिति से प्रभावित होता है, जो किण्वन के दौरान बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होते हैं। उसके बाद है घनत्व। तो दूध का घनत्व 1.03 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर है। दूध का घनत्व 1.03 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो पानी के घनत्व से थोड़ा अधिक है। दूध का घनत्व दूध की वसा और प्रोटीन सामग्री से प्रभावित होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पानी का घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो दूध का घनत्व कितना होता है, तो दूध का घनत्व लगभग 1.03 ग्राम सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर, जो पानी के घनत्व से थोड़ा सा अधिक है। दूध का घनत्व दूध की वसा और प्रोटीन की सामग्री से प्रभावित होता है। अगला चिपचिपापन, जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी। तो पानी की तुलना में दूध में अपेक्षाकृत अधिक चिपचिपापन होता है, जो दूध में प्रोटीन और अन्य घुले हुए ठोस पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। दूध की चिपचिपाहट तापमान और उत्तेजना जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, दूध चिपचिपाहट तापमान और उत्तेजना जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो दूध की चिपचिपाहट को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे दूध का तापमान बढ़ता है, दूध के घटकों के बीच परस्पर क्रिया में कमी के कारण चिपचिपाहट कम हो जाती है, और कटाई की जो दर होती है, सीयर रेट होती है, या वह दर जिस पर दूध यांत्रिक तनाव के अधीन होता है। सीयर रेट का मतलब, कटाई दर का मतलब वह दर जिस पर दूध यांत्रिक तनाव के अधीन होता है, यह चिपचिपाहट को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कम कतरनी दर, कतरनी दर मतलब वही कटाई की दर। तो कम सीयर रेट पर दूध की चिपचिपाहट अधिक होती है, जबकि उच्च सीयर रेट पर दूध की जो चिपचिपाहट होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखिएगा, जब कम सीयर रेट रहेगा तो दूध की जो चिपचिपाहट है वह अधिक होगी, जब अधिक सीयर रेट होगा तो दूध की चिपचिपाहट जो है वह कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है सतही तनाव, सरफेस टेंशन। तो दूध में पानी की तुलना में सतही तनाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूध में पानी की तुलना में सतही तनाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो कैसीन और मट्ठा प्रोटीन जैसे सतह सक्रिय यौगिकों की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। तो दूध का हिमांक बिंदु 0.50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, दूध का जो हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वह 0.54 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो पानी की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। दूध का हिमांक बिंदु दूध में घुले ठोस पदार्थों की सांद्रता से प्रभावित होता है। इसके बाद अच्छा लगता है कंडक्टिविटी। तो कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे घुलनशील खनिजों और आयनों की उपस्थिति के कारण दूध बिजली का एक अच्छा संवाहक है। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे घुलनशील खनिजों और आयनों की उपस्थिति के कारण दूध बिजली का एक अच्छा संवाहक, मतलब इसके अंदर बिजली संवाहित हो सकती है। ठीक है, अगला है ऊर्जा स्थिरता, सॉरी उष्मा स्थिरता। तो दूध में अपेक्षाकृत कम उष्मा स्थिरता होती है, जिसका अर्थ यह है कि यह उच्च तापमान पर आसानी से विकृतीकरण और स्कंदन से गुजर सकता है। दूध की ताप स्थिरता, पीएच, कुछ खनिजों की उपस्थिति और उपयोग किए जाने वाले ताप उपचार के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, दूध में अपेक्षाकृत कम उष्मा स्थिरता होती है, जिसका अर्थ यह है कि उच्च तापमान पर आसानी से इसे विकृतीकरण करके इसके अंदर से गुजारा जा सकता है। दूध की ताप स्थिरता, पीएच, कुछ खनिजों की उपस्थिति और उपयोग किए जाने वाले ताप उपचार के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। अगला है झाग बनाने के गुण। कैसीन और मट्ठा प्रोटीन जैसे सतह सक्रिय यौगिकों की उपस्थिति के कारण दूध में अच्छे झाग वाले गुण होते हैं। यह गुण व्हिप्ड क्रीम, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यह गुण जो होते हैं, यह व्हिप्ड क्रीम, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। कुल मिलाकर दूध के भौतिक रासायनिक गुण विभिन्न खाद्य उत्पादों और प्रसंस्करण तकनीकों के लिए इसकी उपयुक्तता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों का 5वां लेक्चर जो था वह खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।